गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की एनसीईआरटी का पाठ 2 या अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया गया है, जिसमें जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु आएंगे। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव हैं। विषाणु, वायरस भी सूक्ष्मजीव होते हैं, लेकिन अन्य सूक्ष्मजीवों से ये अलग होते हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन कर सकते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। याद रखिएगा, जीवाणु पौधे या जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू या खांसी विषाणु द्वारा होता है। जो जुकाम या इन्फ्लुएंजा, खांसी होता है, किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा, ये भी विषाणु या वायरस के द्वारा होते हैं। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अतिसार और मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। टाइफाइड, क्षय रोग, टीबी जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ये देख रहे हैं आप, स्पाइरल जीवाणु ये है, और इधर क्षणनुमा जीवाणु है। जीवाणु का फिगर दिया गया है। यह आपका क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा, अमीबा, पैरामीशियम। ये अमीबा और पैरामीशियम आपका प्रोटोजोआ है, और शैवाल हैं आपके क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा। और राइजोपस दिया हुआ है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। मित्रवत सूक्ष्म जीव। मित्रवत सूक्ष्म जीव मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे काम आते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। वो कौन से होते हैं? सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु जीवाणुओं द्वारा इनका अपघटन किया जाता है। ये हानिरहित पदार्थ बनाते हैं। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में प्रयोग किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, मतलब इनमें एक कोशिका होती है, यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, या बहुकोशिक जैसे कई शैवाल और कवक, या बर्फीली, शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीव और हम। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर चीज। जीवाणु पनीर चीज जीवाणु से बनता है पनीर चीज। अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। यानी जीवाणु पनीर बनाने में, अचार बनाने में और अनेक खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायता करता है। रवा, सूजी, इडली, भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड,
पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल यानी सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यह गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बनती है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया केडवन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। मतलब इसमें जो महक आती है वो अल्कोहल की होती है। जो शराब वगैरह में महक आती है वो अल्कोहल की होती है। ठीक है, इसको ये बनता कैसे है, किसके थ्रू? प्रोसेस क्या होता है? किण्वन या फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन की खोज की थी लुई पास्चर ने 1857 में। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, एंटीबायोटिक हैं। जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग लाते हैं। सन 1932 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव के लिए एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तख्ती पर हरे रंग के फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। थोड़ा सा नोट दिया गया है, इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है तो अगली बार आप जब बीमार होंगे आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। वैक्सीन का टीका। वैक्सीन या टीका जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षा उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती। इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1758 में चेचक के टीके की खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है।
यानी जो हैजा है, हेपेटाइटिस है, इन सबसे। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए टेलीविज़न समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन पर पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थलीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल। पर्यावरण का शुद्धिकरण। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतु के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। अभी आपने पढ़े जो हमारे लिए लाभदायक जीवाणु थे या उनके बारे में पढ़े हैं, जाना है। और अभी हम बात करेंगे ऐसे कौन से जीव हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहा जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं का संदूषित कर देते हैं। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से सीधे स्वस्थ व्यक्ति के में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकनपॉक्स, क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस, विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं। हम इन सब से कैसे बच सकते हैं? हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बना के रखी जाए। जिसको जुकाम वगैरह होता है उसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसे संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को हमेशा ढककर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, सभी मच्छर जो होते हैं वो जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक। हमें पानी को कभी भी रुके नहीं रहना देना चाहिए। जहाँ पे भी अगर पानी जमा हुआ है तो वहाँ पे मच्छर अपने बच्चे देंगे। इसकी वजह से बहुत नुकसान होगा फिर हमारा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ भी आपको रुका हुआ पानी दिखे उसको हटाना चाहिए वहाँ से। फिर आता है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। पहला है क्षय रोग। क्षय रोग होता है जीवाणु से
और संचरण का तरीका यानी फैलता किससे है? वायु से। खसरा वायरस से होता है। खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो ये सब होते हैं विषाणु से, वायरस से। ठीक। अब खसरा वायु से फैलता है, चिकन पॉक्स वायु से या सीधे संपर्क से, पोलियो वायु जल से। अब इसमें बचाव के उपाय क्या हैं? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण कराना। तो क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स। क्षय रोग तो जीवाणु से हो गया, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो ये हो गया विषाणु से। क्या क्या? मीजल्स, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। फिर से देखिए, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो ये हो गया विषाणु से। इसके बाद आता है हैजा, क्षय रोग, हैजा। हैजा जीवाणु से, क्षय रोग जीवाणु से। टाइफाइड जीवाणु से, टाइफाइड जीवाणु से। हैजा जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु। अब हैजा जीवाणु से किसके थ्रू फैलता है? जल और भोजन से। टाइफाइड जीवाणु के द्वारा फैलता है, जल के द्वारा। टाइफाइड और हैजा दोनों जल और भोजन के द्वारा। टाइफाइड तो जल के द्वारा फैलता है और हैजा जल और भोजन के द्वारा। इसे बचाव के उपाय क्या हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। अब आता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए होता है वायरस से, ये फैलता है जल के थ्रू। अब इससे बचने के उपाय क्या है? उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना और टीकाकरण। मलेरिया, मलेरिया किसे होता है? प्रोटोजुआ से होता है, ये मच्छर फैलाता है, मादा एनाफिलीज। मच्छरदानियों का प्रयोग करना, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना रहने देना। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के उपाय आपने अभी पढ़ लिए हैं। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु कौन से होते हैं? अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग फैलाते हैं। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जिससे एंथ्रेक्स रोग होता है। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में यानी जानवरों में होने वाला एक भयानक रोग है। जीवाणु द्वारा होता है। एंथ्रेक्स किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों के रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सूक्ष्म जीव द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु के द्वारा। संचरण का तरीका है वायु। गेहूं का रस्ट रोग होता है कवक से। संचरण का तरीका है वायु एवं बीज। भिंडी का पीत रोग होता है वायरस के थ्रू। संचरण का तरीका है कीट। फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन क्या होता है? खाद्य विषाक्तन सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित यानी जो भोजन दूषित हो चुका है उसको संदूषित भोजन बोलेंगे, करने से, खाने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, तो कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। खाद्य परिरक्षण, भोजन को सुरक्षित रखना ही या खाने पीने की जितनी भी खाद्य वस्तुएं सामग्रियां हैं उनको सुरक्षित रखना ही परिरक्षण कहलाता है। परिरक्षण का उपाय पहला है रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक भी कहते हैं। परिरक्षक कौन हो गया? नमक और तेल। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का परिरक्षक है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का प्रयोग होता है। उन्हें जो भोजन को संदूषित होने से बचाता है। कौन? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। नमक के द्वारा परीक्षण कैसे होता है? सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परीक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं।
नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण, जैम, जेली, स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा भी किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों में की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है। फिर है तेल और सिरके के द्वारा परीक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव जैसे दूध है, हमारा दूध को उबालने से उसके सूक्ष्मजीव जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हम बात करेंगे पाश्चुरीकरण की। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा होती है। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की। पहला है हमारा नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठन है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके बाद अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। अब हम बात करेंगे आपने क्या क्या सीखा है। अभी सूक्ष्म जीव के बारे में क्या पढ़ा है आपने। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं, बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ये बर्फीले, शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को घटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। अतिसार और मलेरिया किसके थ्रू होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीव और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में हो जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। अल्कोहल का उत्पादन किस सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है, आप बताइएगा। कि हैजा किसके द्वारा होता है, ये भी आप बताइएगा।
आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की जितने भी सब्जेक्ट हैं अभी आपकी क्लास 12 तक सभी इसमें मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।